जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 10 के लिए, ठीक है। जो क्लास 10 का आप सभी का कल यानी कि 19 सितंबर को आप सभी का प्रोजेक्ट रेल के साथ जो वीकली टेस्ट होने वाला है, उसमें जो कि एमआई महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। जिसने सेट 1 नहीं देखा, जल्दी जाके सेट 1 देख लो, हमारे चैनल में दिया हुआ, ठीक है। सेट 1 से काफ़ी प्रश्न आए हैं इस बार, ठीक है। तो सेट 1 में जो कि कम से कम आपकी 4 से 5 प्रश्न वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल में जो नहीं हो, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और वीडियो को लाइक करो और वीडियो को अपने और दोस्तों को शेयर करो, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। देखिए, जैसे कि आप सभी देख रहे हो यहाँ पे जनरल स्कूल के यहाँ पे जो कि प्रोजेक्ट रियल के तहत यहाँ पे जो कि है आंसर्स हम लोग देखेंगे इस बार, ठीक है। क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला वीडियो जो आप सभी का सोशल साइंस में जो कि आप सभी का होने वाला है 19 सितंबर को। तो चलिए फटाफट हम लोग वीडियो को शुरू करते। देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का क्या है। पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, ठीक है। वीडियो में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा, लेकिन वीडियो थोड़ा सा आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें रहने वाला है। आपसे कुल 21 प्रश्न हम लोग कराएंगे, ठीक है। ये 21 प्रश्न के साथ ही आप लोग का जो कि है रहने वाला है। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आप लोग का है कि अमेरिका, देखिए यहाँ पे अमेरिका में आर्थिक मंदी की शुरुआत किस वर्ष से हुई, ठीक है। देखिए ऑप्शन यहाँ पे है 1923, ठीक है, 1924, 1929 या 1920। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 1929, ठीक है। 1929 हो जाएगा इसका सही विकल्प, यानी कि अमेरिका में आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 की से शुरू हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कर्ज दे दिया था, ठीक है। और इतना कर्ज दे दिया था बाकी राज्यों को और अपने पड़ोसी देशों की, ये खुद कंगाल होना शुरू हो गया था, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, कौन सा फसल रेशेदार फसल नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रबड़, ठीक है, जूट, सन और कपास। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रबड़ जो है ये क्या होता है, ये रेशेदार फसल नहीं होता, ठीक है। ये क्या कौन सा फसल में आ जाएगा, ये आपका जो कि है सिंपल जो कि है फसल में आ जाएगा, ठीक है। रेशेदार फसल नहीं होता, ये फलीदार फसल होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सभी को याद कर लीजिएगा आप लोग। ये प्रश्न मैंने जो कि सेट 1 में भी कराया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे आलू अकाल, ठीक है, जो आलू अकाल है किस देश में हुआ था, ठीक है। जो आलू अकाल ये किस देश में हुआ था, ये एमआई प्रश्न है, क्योंकि ये 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है, ठीक है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछ चुका है और इस बार भी जो कि आने की संभावना है। देखिए किस देश का यहाँ पे दिया गया है, भारत, अमेरिका, चीन और आयरलैंड, ठीक है। तो जिसने हमारा पहला सेट देखा है, ठीक है, ठीक है, इसका आंसर उन लोगों को पता होगा और उन लोगों को नीचे कमेंट में इसका आंसर बता दो, ठीक है। चलिए जल्दी से चौथा नंबर का प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए चौथा नंबर का प्रश्न देखिए, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है रे रोका, ठीक है, मिल्पा, ठीक है, और लादंग। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मिल्पा, ठीक है। क्या हो जाएगा, मिल्पा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 देखिए हम लोग का है रबी फसल, ठीक है। रबी फसल को किस ऋतु में बोया जाता है, जो रबी फसल है उसको किस ऋतु में बोया जाता है। तो देखिए इसके 4 विकल्प है। पहला विकल्प देखिए इनमें से कोई नहीं, यानी कि पहले बता देना कि इनमें से कोई नहीं। उसको देखिए शीत ऋतु, वर्षा ऋतु, ग्राष्म ऋतु, ठीक है। देखिए इसका जो कि है आप सभी को, अगर आप लोगों ने जो हमारा देखा होगा आप लोगों ने पहला सेट, तो उसमें भी इस आंसर के बारे में चर्चा की, ठीक है। तो फिर भी मैं इसका आंसर बता दूं, जो रहता है, ठीक है, आप सभी का शीत ऋतु में रहता है, ठीक है। ये अक्टूबर से शुरू होता है, ठीक है। अक्टूबर से इसका जो कि शुरू होना होता है और ये शायद दिसंबर या मार्च के आसपास चलता है, ठीक है। तो शीत ऋतु में बोया जाता है रबी फसल को। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 जो कि है यहाँ पे देखिए, प्रश्न संख्या 6 है ऑपरेशन फ्लड, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है, ठीक है। तो किस क्रांति से संबंधित, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है हरित क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति, औद्योगिक क्रांति या नीली क्रांति। तो देखिए इसका भी जो कि है मैंने सेट 1 में करा था, ये क्वेश्चन भी मैंने सेट 1 में कराया था, ठीक है। तो नीचे जल्दी से इसका कमेंट कर दो कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। इसका आंसर क्या होने वाला है, नीचे जल्दी से कमेंट कर दो। चलिए और एक प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। देखो ये प्रश्न है, इसका भी जो कि है मैंने आप सभी को सेट 1 में कराया है, ठीक है। सेट 1
जिसने देखा होगा ठीक है उसको इसका आंसर बिल्कुल पता होगा, तो इसका आंसर भी मुझे नीचे कमेंट में कर दो, ठीक है, क्योंकि उससे मुझे पता चलेगा कि किन किन आदमियों ने जो कि मेरा जो कि है सेट 1 वीडियो को देखा, ठीक है, सेट 1 वीडियो देखा। देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18, ठीक है। तो आप लोग फटाफट से नीचे जो कि कमेंट कर दो। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, देखिए औरत, ठीक है, औरत और मर्द के समान अधिकारों और अवसर में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष को कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है समाजवादी, ये प्रश्न भी मैंने आप सभी को सेट 1 में कराया था, ठीक है, सभी सेट 1 के प्रश्न यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। संप्रदायवादी, ठीक है, साम्यवादी या फिर नारीवादी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारीवादी, ठीक है, क्या हो जाएगा नारीवादी। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 9 हम लोग का पूछ रहा है, धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है। तो धन पर, समुदाय पर, ठीक है, सांप्रदायिकता पर या सरकार पर। देखिए सरकार पर तो हुई नहीं, धन पर भी नहीं होगी, तो बचा समुदाय और सांप्रदायिकता, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सांप्रदायिकता, ठीक है, सांप्रदायिकता पर जो कि है धर्म सामाजिक समुदाय का काम करता है और यह मान्यता भी अधिकार है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं 10वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 10वां नंबर का प्रश्न हम लोग का क्या कर रहा है, यहाँ पे गौर करके देखिए कि 1976 में हुआ किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, ठीक है। तो देखिए 42, ठीक है, 44, 41 या 43। तो देखिए इसका जो कि है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसमें देखिए हम लोग 4 ऑप्शन देखा, 42वां, ठीक है, 44वां और 41वां या फिर 43वां। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 42, ठीक है। कौन सा संशोधन में, तो 42वें जो कि संशोधन में जोड़ा गया था। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 11वें नंबर के प्रश्न की तरफ। तो देखिए 11वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय समाज माना जाता है, ठीक है, तो कौन सा समाज। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एक मातृसत्तात्मक समाज, ठीक है, यानी कि जिसमें सारी की सारी शक्ति एक माता के हाथ में होती है, या फिर एक पितृसत्तात्मक समाज जिसमें सारी की सारी शक्ति पितृ यानी पिता के पास होती है, एक भ्रातृ समाज यानी कि सारी की शक्ति किसके पास होती है, भ्राता यानी भाई के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, पितृ प्रधान। भारत एक पितृ प्रधान देश है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11वीं की तरफ, ठीक है, प्रश्न संख्या 11वीं की तरफ। देखिए यहाँ पे हम लोग का प्रश्न है, धर्म से गांधी जी का मतलब सभी गुणों, माफ कीजिए, सभी धर्मों से जुड़े हुए किन मूल्यों का था, ठीक है। तो सांप्रदायिकता, कट्टर, नैतिक मूल्य और संस्कृति। देखिए गांधी जी आएंगे मतलब 2 चीज़ हमेशा आपको लेके चलना, एक अहिंसा, ठीक है, एक तो अहिंसा और एक नैतिक, ठीक है, ये दोनों चीज़ आप लोग को हमेशा से याद रखना ही रखना है। गांधी जहाँ पर मारे या तो अहिंसा या तो नैतिक मूल्य, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा नैतिक मूल्य। तो नैतिक मूल्य पे टिक लगा दीजिए, ठीक है, नैतिक मूल्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए 12वें नंबर का प्रश्न लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे कर्ण कानून, ठीक है, कर्ण कानून किस देश में पारित किया गया, ठीक है, जो कर्ण कानून था ये किस देश से संबंधित है या किस देश में पारित किया गया। देखिए फ्रांस, जर्मनी, रूस, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्रिटेन, ठीक है। किस देश में होता तो ब्रिटेन में। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की तरफ, ठीक है। तो 13 का हम लोग का प्रश्न देखिए यहाँ पे है, सन 1800 के आसपास निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत में कितना था, ठीक है। तो देखिए 30%, 15%, 10% या 3%। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 30%, ठीक है, 30% के आसपास जो कि था। देखिए यहाँ पे हम लोग ने 13 नंबर का क्या, इससे पहले हमने किया था 12 नंबर, यानी कि 13 नंबर के क्या। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का सब्जेक्टिव होने वाला है, भारत में प्रायः किस वर्ग का को लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता। माफ कीजिए, ये भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये भी हम लोग का कुछ ऑब्जेक्टिव है, 15 तक शायद ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, बच्चे, बुढ़े, ठीक है, महिला या पुरुष। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा महिला का, ठीक है। ये तो आप लोगों को भी पता होगा, सिंपल प्रश्न है, महिलाओं को असमानता का जो कि सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि जो कि सरकार ने नियम लागू किए हैं, ठीक है, और भी सारे नियम लागू किए हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की तरफ, जो हम लोग का सब्जेक्टिव रहने वाला, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15 नंबर का प्रश्न है,
सुनहरा, ठीक है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे उत्तर यहाँ पे है जूट या पटसन। किसको? जूट या पटसन। यानी कि ये अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो दोनों में से कोई एक हो जाएगा, या फिर दोनों होगा तो इनमें से दोनों में भी लगा सकते हो, या फिर जूट या पटसन को कहा जाता है। चलिए 12वें नंबर के उत्तर को हम लोग देख लेते हैं। हम लोग का 12वें नंबर का उत्तर क्या रहने वाला है? प्रश्न है लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन पूछा तो लैंगिक असमानता किसे कहते हैं? तो चलिए फटाफट से हम लोग इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए उत्तर देखिए, किसी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री, ठीक है, और पुरुषों में भेदभाव किया जाने लगता है तब सामान्य शब्दों में इसी दशा को, ठीक है, इसी दशा को हम लैंगिक असमानता कहते हैं। सिंपल भाषा में जो कि है किसी भी, ठीक है, किसी भी समाज में जब लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष या स्त्री महिला को में भेदभाव किया जाता है तो इसे ही हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं हम लोग 13 नंबर यानी कि 13वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 13वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है कि ये थोड़ा प्रश्न रहने वाला हम लोग का लंबा, ठीक है। देखिए भारत सरकार ने नारी असमानता को दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए क्या कदम उठाए? तो देखिए इसमें इसके कुछ 4 या 5 जो कि है पॉइंट हो जाएंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए पहला था दहेज को अवैध घोषित करना, ठीक है, दहेज को अवैध घोषित किया गया। इसके बाद पारिवारिक संपत्तियों में स्त्री पुरुष को बराबर बंटवारा, यानी कि पारिवारिक संपत्तियों में अभी आप लोग देखते होंगे कि अगर संपत्ति का बंटवारा होता है तो अगर एक महिला है, उसकी एक बेटी और एक बेटा है तो दोनों को बराबर का संपत्ति दी जाती है, ठीक है। तो ये वाला हो गया कानून। उसके बाद दहेज को अवैध घोषित करना, तो ये तो अभी भी बहुत जगह एरिया में चलता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसका देखिए कन्या भ्रूण हत्या को कानून अपराध घोषित करना, देखिए इसको भी कानून अपराध घोषित किया गया है, लेकिन अभी भी ये होता है, ठीक है। यानी कि जो गर्भ से पहले ही जो कि पता लगाया जाता है कि ये लड़की है या लड़का, और फिर इसको समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। समान कार्यों के लिए समान पारिश्रमिक का प्रावधान, यानी कि वो महिला हो या पुरुष दोनों अगर एक ही काम करते हो, ठीक है, यही काम इसने किया यही काम इसने किया तो दोनों को समान वेतन मिलेंगे। उसके बाद देखिए 5वें नंबर का पॉइंट है नारी शिक्षा पर विशेष जोर देना। जैसे कि आप सभी अब देखते हुए कि हर जगह जो कि नारी यानी कि लड़की टॉप करती है तो बस ज़्यादा जोर दिया गया है उनकी पढ़ाई लिखाई पे, तो इसलिए होता है, ठीक है। उसको देखिए बेटी बचाओ और देश बढ़ाओ जैसी योजना ला के, ठीक है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजना या देश बढ़ाओ जैसी योजना ला के, तो ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये हम लोग का प्रश्न रहने वाला है 14 नंबर का कि रोपण कृषि क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए रोपण कृषि क्या है? तो देखिए उत्तर यहाँ पे रहेगा रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक उदाहरण है, ठीक है, एक प्रकार है या एक उदाहरण है जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल एकल फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में कड़ी मात्रा में श्रम, ठीक है, कड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 14 नंबर का उत्तर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 15वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 15वां नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है? तो देखिए इसके विकल्प कुछ नीचे इस प्रकार दिए गए हैं पॉइंट में है। तो देखिए 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मुद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनी थी, ठीक है। ये हो जाएगा पहला पॉइंट। अब दूसरा नंबर देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना हुई, कब हुई? इसी टाइम हुई। उसके बाद तीसरा नंबर का देखिए ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था निश्चित विनिमय दरों पर आधारित होती है। तो ये हो जाएंगे 3 महत्वपूर्ण जो कि आप सभी का ब्रिटेन वुड्स समझौते का जो कि अर्थ। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 16वें नंबर का प्रश्न की तरफ। तो ये हमारे प्रश्न रहने वाला है, इस प्रश्न को आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए जातिवाद क्या है? जातिवाद की बुराइयां कैसे दूर की जा सकती है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जातिवाद क्या है। इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं, तो दोनों प्रश्न का उत्तर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए पहला है का उत्तर हो जाएगा जातिवाद, ठीक है, एक सामाजिक प्रणाली है जिसमें लोग अपने जन्म के आधार पर विभिन्न जातियों में विभाजित होते हैं। यह भेदभाव असमानता और सामाजिक अलगाव का कारण बनता है, जिससे कुछ जातियों को विशेष अधिकार और अन्य को यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अन्य को हासिल
पर रखा जाता है, यानी कि अन्य को कम दर्जा दिया जाता है, ठीक है, हाशिए पर रखा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे है, जातिवाद की बुराइयों को निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित कारणों से दूर किया जा सकता है, ठीक है, या फिर निम्नलिखित तरीकों से दूर किया जा सकता है। तो देखिए इसके तरीका यहाँ पे नीचे दिए गए हैं। पहला यहाँ पे देखिए शिक्षा, ठीक है, जातिवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा महत्वपूर्ण है। सभी वर्गों के लोगों को, ठीक है, समान अवसर दिया जाना चाहिए। ये हो जाएगा प्रथम नंबर, ठीक है। दूसरा नंबर देखिए कानूनी, ठीक है, कानूनों का अनुपालन, ठीक है, जातिवाद के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने और उनका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। आप लोग को आई होप समझ आ होगा, समझ आ रहा होगा कि नहीं, ये सिंपल है। दूसरा नंबर का पॉइंट हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर का पॉइंट है हम लोग का सामाजिक जागरूकता। देखिए सामाजिक जागरूकता समुदायों में संगठनों और अभियानों के माध्यम से जातिवाद के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। सांस्कृतिक का समावेश, ठीक है, चौथा नंबर का पॉइंट हम लोग का हो जाएगा सांस्कृतिक का समावेश। देखिए विभिन्न जातियों के बीच संवाद और सहयोग बढ़ाने से भेदभाव को कम किया जा सकता है। ये हो जाएगा तीसरा नंबर। देखिए चौथा नंबर का माफ कीजिए, यहाँ पे चौथा, अब देखिए हम लोग का पाँचवां नंबर का है सकारात्मक भेदभाव, ठीक है, सामाजिक आर्थिक रूप से, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण और विशेष योजना लागू की जानी चाहिए, ठीक है, लागू की जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि इससे जो कि है सामाजिक जो हम लोग का जाति में जो सामाजिक टकराव है या बुराइयाँ वो जो कि है दूर होंगी। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, ये हो गया। हम लोग बढ़ते हैं 17वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 17वां नंबर का प्रश्न सिंपल पूछा है, भारत की 3 नकदी, ठीक है, नकदी फसलों के नाम बताए। तो देखिए उत्तर है जूट, कपास, कॉफ़ी और रबड़। यहाँ पे 4 दिए गए हैं लेकिन आपको इनमें से कोई 3 लिखना है, ठीक है, जूट, कपास, कॉफ़ी और रबड़ एवं रबड़ आदि। तो आदि मतलब और भी होते हैं, बस यहाँ पे 3 ही पूछा, इसलिए हम लोग 3 या 4 बताए हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 18वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पे जीविका निर्वाह कृषि तथा वाणिज्य कृषि में अंतर बताएं, ठीक है। तो दोनों कृषि में यहाँ पे अंतर पूछा। देखिए यहाँ पे अंतर है जीविका निर्वाह कृषि, ठीक है, खेतों का छोटा आकार, ठीक है, इसमें जो कि खेतों का छोटा आकार होता है, ठीक है, परंपरागत तकनीक तथा उपकरणों का उपयोग किया जाता है। उसके बाद स्थानीय बाजार के लिए उत्पादन, ठीक है, स्थानीय बाजार यानी कि जो आमने सामने होते हैं, ठीक है, पहले तो ये फसल उगाते हैं और अपने जो कि है पालन पोषण करते हैं, ठीक है, उसके बाद अगर बच जाता है तो स्थानीय बाजारों के लिए उत्पादन करते हैं, यानी कि स्थानीय बाजार तक बेचे जाते हैं। जैसे कि आमने सामने के बाज़ारों में 2 या 3 फसलों लेना, ठीक है, 2 या 3 फसलें ही ये लोग उगाते हैं, ज़्यादा नहीं उगाते हैं। और उसके बाद खाद्य फसलों की पैदावार पर बल, यानी कि खाने पीने की जो फसल होती है उसमें ज़्यादा जोर देते हैं। अब वाणिज्यिक कृषि को देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें भी 5 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। खेतों का बड़ा आकार, ठीक है, यहाँ पे वाणिज्य मतलब यहाँ पे देखिए हो गया आप लोगों का बिजनेस के लिए जो खेती किया जाता है, ठीक है, व्यापार के लिए, तो खेतों का बड़ा आकार इसमें रहता है, ठीक है। नवीनतम तकनीक तथा औजार, मतलब कि नई नई औद्योगिक प्रकार की जो कि तकनीक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। निर्यात करने के लिए उत्पादन, यानी कि विदेशों में इसका निर्यात यानी कि बेचने के लिए जो कि इसका उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। एक मुख्य फसल पर बल दिया जाता है, जिससे मान के चलिए कॉफ़ी, तो ये पूरा का पूरा जो कि है कॉफ़ी पर ही जो कि बल देते हैं और कॉफ़ी से पूरी जो कि है पैसा कमाते हैं। और नगद होता है, ये सब क्या होता है, नगद। और अंतिम हम लोग का हो जाएगा गन्ना, कपास, गेहूँ आदि इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने 19वें नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 19वें नंबर का प्रश्न हम लोग का है जाति का राजनीतिक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो देखिए जाति का राजनीतिक पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो क्या प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग नीचे देखेंगे। देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे है मतदाता पहचान, ठीक है, मतदाता पहचान। जाति एक प्रमुख पहचान बन जाती है, ठीक है, जिससे लोग अपने जातिगत समुदाय के आधार पर मतदान करते हैं। इससे राजनीतिक दल जातिगत आधार पर नीतियाँ बनाती हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला नंबर का पॉइंट। चलिए दूसरे नंबर का पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे
पार्टी संगठन, ठीक है, पार्टी का संगठन। कई राजनीतिक पार्टियां जाति आधारित हैं जो विशेष जातियों के समर्थन को आकर्षित करने के लिए, ठीक है, काम करती हैं। इससे राजनीतिक दलों में जातिगत विभाजन होता है। ये हो जाएगा आप लोग का दूसरा नंबर का पॉइंट। चलिए तीसरा नंबर का पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। तीसरा में देखिए नीतिगत निर्णय, ठीक है, नीतिगत निर्णय जातियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण किया जाता है, जिससे कुछ जातियों को विशेष लाभ मिलता है जबकि अन्य उपेक्षित रह जाती हैं, ठीक है। कुछ जातियों को विशेष लाभ मिलता है, बाकी सब जो कि हैं जातियों को लाभ नहीं मिलता है। जैसे मान के चलिए एक पार्टी है, उस पार्टी को पता है कि मेरे सारे के सारे वोट जो कि हैं एक जाति से आ रहे हैं और ये जाति नहीं कर रहा, तो सारे के सारे लाभ इन जाति को मिलेंगे और इस जाति को जो कि है कुछ लाभ नहीं मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार का हो जाता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं चौथे नंबर का पॉइंट। देखिए समानता राजनीतिक दुरुपयोग, ठीक है, जाति का दुरुपयोग चुनावों वोट बैंकों की राजनीति के लिए किया जाता है, जिससे समाज में तनाव और संघर्ष उत्पन्न होता है। तो ये एक एमआई जो कि है, ये बहुत ही एमआई जो कि पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लेना, ये बिल्कुल सही विकल्पिक होगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं 5 नंबर की तरफ, जो हम लोग का 5 नंबर का पॉइंट रहने वाला। देखिए सामाजिक विभाजन, ठीक है, जातिगत राजनीतिक समाज में विभाजन पैदा करती है, जिससे सामूहिकता, ठीक है, सामूहिकता और एकता की भावना कमजोर होती है। तो ये भी एक एमआई पॉइंट रहने वाला है, इसको भी आप लोग क्या कर लेना। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर की, 6 नंबर की ऑप्शन की तरफ। देखिए यहाँ पे है आरक्षण और विशेष प्रावधान। जातियों के लिए आरक्षण प्रणाली से राजनीतिक ताकत का विवरण होता है, लेकिन यह कभी कभी विवाद और असंतोष का कारण भी बनता है। तो ये हो जाएगा आपका 6 नंबर का जो कि है आप सभी का पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हम लोग का जो कि है, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20वां नंबर का प्रश्न। देखिए G77 देशों से आप क्या समझते हैं, ठीक है, G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे है उत्तर, वे विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और अपना, ठीक है, अपना एक संगठन बनाया जिसे G77 या समूह G77 या G77 के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे G का मतलब ग्रुप हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश में, और यहाँ ग्रुप को तो आप सबको पता है कि हिंदी में समूह कहते हैं। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अंतिम नंबर के प्रश्न की तरफ। हम लोग का लास्ट प्रश्न रहने वाला है कि भारत के रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर स्पष्ट करें। तो ये 5 मार्क्स का रहने वाला है, इसको आप लोग जरूर से याद कर लेना। देखिए रबी फसल और खरीफ फसल में अंतर निम्नलिखित है। तो देखिए बोने का समय, ठीक है, रबी फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है। उसके बाद कटाई का समय, देखिए कटाई का समय रबी फसल मार्च से अप्रैल में काटी जाती है, खरीफ फसल सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। ये 2 महत्वपूर्ण हो गया हम लोग का। उसका तीसरा नंबर देखिए जलवायु, रबी फसल में ठंडी और शुष्क जलवायु में उगती, ठीक है, उगती है। खरीफ फसल देखिए गर्म और आर्द्र जलवायु में उगती है। चौथा नंबर देखिए मुख्य बातें, माफ़ कीजिए मुख्य फसलें हैं, यहाँ पे मुख्य बातें नहीं, मुख्य फसलें। तो इसके उत्तर कुछ इस प्रकार के हैं। रबी फसल गेहूं, जौ, चना, सरसों हो जाएगा, और खरीफ फसल धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली हो जाएगा इसके मुख्य फसलें। उसके बाद 5 नंबर देखिए सिंचाई की आवश्यकता। रबी फसल अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, खरीफ फसल वर्षा पर ही निर्भर होती है, पूर्ण की पूर्ण वर्षा पर ही निर्भर होती है। उसके बाद देखिए उपज में देखिए रबी फसल आमतौर पर अधिक उपज देती है, ठीक है, इसमें अधिक उपजाऊ होती है। खरीफ फसल बड़ी मात्रा में होती है लेकिन उपज रबी की तुलना में कम हो जाती है, ठीक है, बड़ी मात्रा में तो होती है लेकिन रबी की तुलना में इसकी जो कि है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा उपज, यानी कि थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। अब देखिए ये सब करने के बाद हम लोग के पास सारांश क्या निकलता है कि रबी और खरीफ फसलें भारत के कृषि में महत्वपूर्ण हैं
प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और उपयोग हैं जो जलवायु और मौसम पर निर्भर करती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का 16 के माफ़ कीजिए 21 महत्वपूर्ण प्रश्न, 21 में से 16 के 16 प्रश्न आप सभी के जो कि प्रोजेक्ट रेल के तहत बिजली स्टेशन जो कि 21 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 16 प्रश्न आप सभी के प्रोजेक्ट रेल के तहत बिजली स्टेशन पूछे जाते हैं, लेकिन हम लोगों ने आप सभी को जो कि 21 प्रश्न करा दिए, अधिक प्रश्न करा दिए, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोग याद कर लेंगे। इन्हीं सब प्रश्न में से आप सबका जो कि है प्रोजेक्ट रेल में पूछे जाने की ज़्यादा जो कि है संभावना है, क्योंकि सिलेबस के अनुसार ही मैंने सारे के सारे प्रश्न को चुना है और सारे के सारे प्रश्न को चुन के जो कि दिखाया है। और उसके बाद आप लोगों ने सेट 1 को जरूर देख लेना। सेट 1 में भी कुछ प्रश्न हैं जो आ सकते हैं, ठीक है। सेट 1 का भी कुछ प्रश्न इसमें डाल दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा।